तीन बेटियों का बाप। रमेश और कुसुम की शादी के 1 साल बाद उनके घर लड़की का जन्म होता है, जिसे देखते ही सास अपनी बहू को कोसना शुरू कर देती है। अरे मनहूस, मुझे वंश आगे बढ़ाने वाला चाहिए था, ये बोझ नहीं। मम्मी, लड़का हो या लड़की सब भगवान की मर्जी है और आजकल के समय में तो कोई भेदभाव नहीं करता। अरे मैंने कहा था पूजा कर बाबा का आशीर्वाद ले लो, पर नहीं, ये सब तो अंधविश्वास लगता है ना। देख लो, अब पैदा हो गई ना लड़की। अरे मुझे तो पोता चाहिए, पोता। माँ की बातों को इग्नोर कर रमेश और कुसुम अपनी बेटी के साथ खुश रहते हैं, पर उनके ताने बंद नहीं होते। इसी के साथ समय बीतता है और 2 साल बाद उनके घर एक और लड़की का जन्म होता है, जिसे देख दादी एक बार फिर गुस्से के तीर लिए रमेश और कुसुम पर बरस पड़ती है। री करम जली, अगर एक लड़के को जन्म नहीं दे सकती तो इन दोनों को लेकर कहीं जाकर डूब मर। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। माँ, तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा है कि क्या बोल रही हो? अरे इतनी भी मतलबी मत बनो कि कल अपने आप से भी आंख न मिला पाओ। बेटे की बात सुनने के बाद भी सास आए दिन बहू को लड़की के जन्म के लिए कोसती रहती है, जिससे कुसुम और रमेश दोनों परेशान हो जाते हैं। सुनो, आप ना दूसरी शादी कर ही लो। मैं रोज रोज ये ताने नहीं सुन सकती। अरे तुम पागल नहीं हो गई हो ना? कैसी बातें कर रही हो? कुछ समय की नाराजगी है, ठीक हो जाएगी। तुम उनकी जगह अपनी बेटियों पर ध्यान दो। पति की बात सुन कुसुम सास की बातों को ना सोचते हुए नैना और निशा की देखभाल में लग जाती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। अब नैना 5 और निशा 3 साल की हो जाती है जब उनकी तीसरी बहन कविता का जन्म होता है। एक बार फिर पोते की जगह पोती के जन्म की बात सुन गुस्से से लाल दादी सारी गलती कुसुम की बताकर उसे भला बुरा सुनाने लगती है। हाय नास पीटी कुलटा, तुझसे एक लड़का नहीं जन्मा गया। ये 3 मुसीबत की डलियां सिर लाकर बिठा दी। अब क्या मेरा बेटा तेरे साथ साथ इन 3 का बोझ उठाते हुए फिर इनका दहेज देते देते ही मर जाए क्या? अरे मम्मी जी, शुभ शुभ बोलिए, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मम्मी, दादी गुस्सा क्यों कर रही है? अरे चुड़ैल, सबसे पहले पैदा हो इस घर में कुल्हड़ तो तूने ही फैलाया है। हद हो गई माँ, अब बच्ची से ऐसे बात नहीं कर सकती। इसी के साथ माँ और बेटे के बीच तनातनी शुरू होती है, जो अब डेली का काम बन जाता है, जिसका असर नैना और निशा पर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसी तरह 2 साल और बीत जाते हैं, जिसके बाद उनके घर लड़के का जन्म होता है, जिसे देख दादी खुशी से फूले नहीं समाती। वाह, मेरा पोता, मेरा वारिश, इसे तो मैं पलकों पर बिठा कर रखूंगी। और इसी के साथ दादी पोते की कहानी शुरू हो जाती है, जिसमें दादी बाकी तीनों लड़कियों को इग्नोर करते हुए बस पोते की सारी जिद पूरी करते हुए उसकी आओ भगत में लगी रहती है। इसी तरह देखते ही देखते सालों बीत जाते हैं। अब राहुल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर बेरोजगार, बिगड़ा और जिद्दी लड़का बन चुका होता है। पापा, मुझे बाइक चाहिए। अरे पढ़ाई पूरी किए हुए 1 साल हो गया, नौकरी के बारे में क्या सोचा है ये बता। राहुल किसी की नौकरी नहीं करता, मैं अपना बिजनेस करूंगा। तुम्हारा बाप अंबानी नहीं है, पैसे कहाँ से लाओगे? इतने में कविता वहां जाती है। पापा, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है। अब कल ले लेना। अभी तो आप अंबानी नहीं थे, फिर इसकी ग्रेजुएशन के बाद भी चल रही पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? इसे बोलो ना जॉब करने के लिए, निशा दीदी की तरह। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। इसे पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? आखिर में इसे शादी ही तो करनी है। उससे अच्छा मेरे पोते को पैसे दो, वो बिजनेस करके हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, जिम्मेदारियां संभालेगा। बिल्कुल दादी, पैसे ही क्यों, पूरा घर इस आवारा के नाम कर दो ना। नैना दीदी ने आपसे बचने के लिए शादी कर ली,
निशा दीदी जॉब करके दूसरे घर में रहने लगी। मैं भी वही कर लूँगी, क्योंकि हम आपकी पोती की तरह किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इस पर कविता घर छोड़ निशा के पास जाकर रहने लगती है, जिसके बाद दोनों बहनें जॉब कर अपनी जिंदगी जी रही होती है। इसी तरह समय बीतता है, जिसमें राहुल दादी को समझा बुझाकर सब कुछ अपने नाम करा लेता है। सब कुछ मेरा हो गया, नया बिजनेस शुरू करूंगा, आरामदायक जिंदगी जीऊंगा, ना कि आपकी बेटियों की तरह किसी की नौकरी करते हुए किराए के घर में रहूंगा। चलो अब आप सब यहाँ से जा सकते हो। ऐसा बोलकर राहुल अपने मम्मी पापा और दादी का सामान पैक कर उन्हें घर से बाहर निकाल खड़ा कर देता है, जिसके बारे में रमेश फोन करके निशा को बताता है। ये सुनकर वो सबको अपने पास बुला लेती है। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों हैं ना, सब कुछ संभाल लेंगे। निशा की बात सुन दादी हैरान रह जाती है। अब दोनों बहनें मिलकर सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले उसे बखूबी निभाती है, जिसे देख दादी की आंखें खुल जाती है। जिस पोते के लिए सबसे लड़ती रही, जिसे बुढ़ापे का सहारा और खानदान का वारिस समझा, उसने घर से बाहर निकाल खड़ा कर दिया। और जिन बच्चों को मैं कभी घर से बाहर निकालने की बात करती थी, ठीक से खाना तक नहीं खाने देती थी, आज वही मुझे सिर पर छत और पेट भर खाना दे रही है। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। बच्चों में इस लायक तो नहीं, पर मुझे माफ कर दो। दादी, ये तो हमारा फर्ज है, इसलिए रोइए मत, मुस्कुराइए, क्योंकि इस घर में आंसुओं की जगह नहीं।